हेलो, गुड मॉर्निंग। मदर टेरेसा मिशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर बताया था। सेल स्ट्रक्चर में मैंने लगभग आपको सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में बता दिया था। उसमें से कुछ ऑर्गेनेल्स था जिसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। वो था हमारा वैक्यूल और सेंट्रियोल। तो चलिए अभी हम आपको पहले वैक्यूल और सेंट्रियोल के बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। अंतर ये होता है कि प्लांट में जहाँ लार्ज वैक्यूल पाया जाता है वहीं एनिमल में हमारा स्मॉल वैक्यूल पाया जाता है। और दोस्तों क्या होता है कि प्लांट में मोर नंबर ऑफ वैक्यूल पाए जाते हैं, वही एनिमल में क्या लेस नंबर ऑफ वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल में सैप स्टोर रहता है ना। सैप मीन्स लिक्विड स्टोर रहता है। इसका फंक्शन ये होता है कि यह प्रेशर को मेंटेन करता है और दूसरा सेल का एरिया को ये बढ़ाता है। सेल का जो वॉल्यूम होता है उसको ये इंक्रीज करता है हमारा वैक्यूल। तो अगला जो हम लोग का है वो हमारा है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है ना। सेंट्रियोल क्या होता है? हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है। और ये जो सेंट्रियोल होता है कुछ प्लांट में पाया जाता है लेकिन मैक्सिमम में नहीं पाया जाता है ना। वही एनिमल में सेंट्रियोल पाया जाता है। सेंट्रियोल का फंक्शन क्या होता है? तो सेंट्रियोल का फंक्शन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन के दौरान इसका फंक्शन पता चलता है। जब सेल डिवीजन होता है तो उस दौरान सेंट्रियोल क्या करता है कि जो क्रोमेटिड होता है, क्रोमेटिड में क्या होता है तो डीएनए क्रोमोसोम पाया जाता है। तो उस दौरान क्या करता है क्रोमेटिड को पेरेंट सेल से डॉटर सेल को मूव कराता है। तो ये हुआ हमारा सेंट्रियोल का फंक्शन। अगला हम लोग पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। क्योंकि न्यूक्लियस मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि सबसे पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन, जो मुख्य टॉपिक जो था सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस था। तो न्यूक्लियस जो हम लोग का जो मेन टॉपिक हमारा है उसको पढ़ते हैं। इसमें मैंने आपको फिगर बना दिया है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस का। और इससे आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस में कौन कौन से हिस्सा पाया जाता है। तो ये सब हम लोग जानने से पहले यह जानते हैं कि न्यूक्लियस का खोज किन्होंने किया। तो कहा जाता है कि न्यूक्लियस का ऑब्जर्वेशन पहली बार किया था लेविनहुक ने आरबीसी ऑफ फिश में, यानी लाल रक्त, फिश का जो लाल रक्त कण होता है उसमें उन्होंने आरबीसी को ऑब्जर्व किया था। लेकिन उसके बारे में बताया था हम लोग को रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट को तो डेड सेल का खोज किया था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन जो थे हमारा खोज किया था क्या तो न्यूक्लियस का, ठीक है, न्यूक्लियस का खोज किया था। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं किसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, किसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। दोस्तों देखिए, बिना न्यूक्लियस का सेल का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियस जो हमारा होता है ये सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? सेल को कंट्रोल करता है। इसलिए बिना न्यूक्लियस का सेल होना संभव ही नहीं है। तो देखिए, न्यूक्लियस जो होता है जिसमें नहीं पाया जाता है, यानी कहा जाता है कि जिसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस जिसमें नहीं पाया जाता उसको हम लोग प्रोकैरियोट्स करते हैं, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स। ह्यूमन बॉडी में ही कुछ ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जैसे हम लोग का जो सेल है ब्लड सेल, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ह्यूमन ब्लड का आरबीसी जो होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और उसके बाद फ्लोएम जो होता है उसमें भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो ये तो न्यूक्लियस का छोटा मोटा जानकारी हो गया। अब हम लोग न्यूक्लियस के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, आपको दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस
का इन्वेलप, ये एक इन्वेलप दिखाई दे रहा है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं इसको। तो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होता है इसका ये डबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है ये डबल मेम्ब्रेन, मैंने यहाँ लिख दिया टू मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस का जो इन्वेलप होता है जिसको न्यूक्लियर इन्वेलप कहा जाता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है और ये प्रोटेक्ट करता है साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म में मिक्स होने से यह बचाता है। इसके आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पोर दिखाई दे रहे हैं। देखिए पोर है, यहाँ भी पोर है, यहाँ पोर है, ये सब आपको छोटा छोटा पोर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ठीक है, न्यूक्लियर पोर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रोमेटिन के बारे में। क्रोमेटिन क्या होता है? तो क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है प्रोटीन ये क्रोमेटिन। जरा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में मैं आपको बता देता हूँ न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है कलरलेस विस्कस फ्लूइड होता है न्यूक्लियस में पाया जाने वाला, उसी को हम लोग न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। सैप जो होता है ना न्यूक्लियो सैप, उसी को न्यूक्लियो प्लाज्म कहा जाता है। ये जो न्यूक्लियो प्लाज्म में हमारा क्रोमेटिन पाया जाता है, क्रोमेटिन सेल डिवीजन के दौरान क्या करता है कि एक लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और उसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम डबल डम्बल सेट होता है। क्रोमोसोम क्या होता है? डबल डम्बल सेट स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। ये फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, वरना ये किस तरह का होता है। तो क्या होता है कि डबल डम्बल सेट होता है क्रोमोसोम हमारा, और जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम में एक स्ट्रेच डीएनए पाया जाता है। जो स्ट्रेच डीएनए का जो पट्टी पाया जाता है उसको हम लोग जीन कहते हैं। यह जीन को जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल कहा जाता है, सॉरी जेनेटिक यूनिट ऑफ द सेल कहा जाता है। जीन को जेनेटिक यूनिट ऑफ द सेल कहा जाता है, वही डीएनए को जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल कहा जाता है। और आपका जीन ही जो होता है वो क्या करता है, पेरेंटल कैरेक्टर को डॉटर सेल में ले जाता है। पेरेंटल सेल का जो कैरेक्टर होता है वंशानुगत कैरेक्टर, उसको क्या करता है, यह ले जाता है डॉटर सेल में। तो ये हमारा हो गया क्रोमेटिन। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैंने पिछली वीडियो बताया था। आप इससे जो पार्ट 2 जो हमारा वीडियो है उसमें जा करके आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान सकते हैं। अब है हमारा क्या न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो ये हमारा न्यूक्लियोलस जो होता है आपका ये स्ट्रक्चर जो इसका होता है ये स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर होता है ये स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होता है। इसका रोल जो होता है सेल डिवीजन के दौरान दिखाई देता है। तो अगला हम लोग देखते हैं क्या, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब न्यूक्लियस का जरा फंक्शन देख लेते हैं क्या होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन ये होता है कि ये जीन स्टोर करता है। जीन स्टोर करने का मतलब ये हुआ कि ये आपका वंशानुगत कैरेक्टर को क्या करता है, तो ये स्टोर करता है। और फिर यह क्या करता है कि आपका ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और डीएनए आरएनए का सिंथेसाइज करने का ये मुख्य साइट होता है। तो ये हमारा न्यूक्लियस का फंक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंसेस क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें आपका क्या होता है कि उसका जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाए जाने की वजह से इसका साइज छोटा होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का, और वही यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, जिस वजह से इसका साइज बड़ा होता है। आपका इसमें क्या होता है कि आरएनए
जो प्रोकैरियोटिक में होता है वो 70 का पाया जाता है, छोटा पाया जाता है। वही यहाँ का आरएनए क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये हमारा छोटा मोटी क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंसेस है। अब हम लोग जानते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि उसका सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो रेगुलर होता है और एनिमल सेल में सेल का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है। इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। आपका डिफरेंसेस यह भी होता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्लांट सेल में प्लास्टिड पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड पाया जाता है उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। सेल वॉल पाया जाता है तो उसको क्या करता है, उसको सेल को ड्राई होने से बचाता है, इधर ड्राई होने से नहीं बचाता है। अब हम लोग जानते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो डिफ्यूजन के बारे में कहा जाता है, डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस in which movement of particle from high concentration toward low concentration। पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। और इसी में हम लोग को एक और पढ़ना है, और ये डिफ्यूजन जो होता है वो हम लोग के बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाता है और ऑक्सीजन अंदर आता है, तो वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। ठीक है, अगला है ओस्मोसिस। तो ओस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेटेड फ्लूइड लिक्विड टुवर्ड लो कंसंट्रेटेड फ्लूइड इज कॉल्ड ओस्मोसिस। यह क्या होता है, ये फ्लूइड में पाया जाता है। ठीक है, तो आप ये अगर हम एग्जाम्पल ओस्मोसिस का बताएं तो आप किशमिश को अगर पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है, फूल जाता है। तो यह हमारा हो गया ओस्मोसिस का एग्जाम्पल। ओस्मोसिस में दो होता है, एक इंडोस्मोसिस होता है, एक ऑक्सोस्मोसिस होता है। इंडोस्मोसिस मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लिक्विड टुवर्ड अ सेल इज कॉल्ड इंडोस्मोसिस। जैसे किशमिश जो आपको फूला हुआ देख रहे हैं, ये हमारा किशमिश अगर सपोज दैट है सूखा हुआ है, इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो क्या आता है, कुछ देर के बाद देखते हैं फूल जाता है। तो ये इंडोस्मोसिस प्रक्रिया हो गई, इंडोस्मोसिस। और एक्सोस्मोसिस में क्या होता है कि कोई भी चीज ना श्रिंक कर जाता है। मान लीजिए आपका सेल है, अगर इसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होता है, आपका सेल सिकुड़ जाएगा। और यदि आपका सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल देंगे तो क्या होगा, फूल जाएगा, क्योंकि फ्रेश वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। और फ्रेश क्या होता है ना कि फ्रेश वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए क्या होता है, वो सेल के अंदर चला जाता है, तो एंडोस्मोसिस हो गया। और अगर सेल के अंदर का जो वाटर है बाहर चला आया तो उसको एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप डिफ्यूजन और ओस्मोसिस के बारे में जान चुके हैं। मैंने जो भी अब तक बताया उसके बारे में जान चुके हैं। फिलहाल के इतना ही। अगला वीडियो में मैं आप लोग के लिए कुछ नया लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।